हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना? तो गुड मॉर्निंग जोया, गुड मॉर्निंग पूजा, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बता दीजिएगा और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ओके? ओके, वेरी गुड। यस यस जो है, जय माता दी सोनिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। अब जो भी स्टूडेंट हैं वो आते जाएंगे। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोगों को यूनिट नंबर 10 पढ़ना है। यूनिट 10 किससे संबंधित है बताइए? भारत में शासन विधि, है ना? गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस से संबंधित है। ओके, शासन से संबंधित है। तो इसे हम लोग देखेंगे कि भारत में शासन कैसा है, भारत में गुड गवर्नेंस अच्छा शासन कैसा है, और एक भारत का लोक प्रशासन कैसा है, भारत अपने देश में अच्छे शासन एवं प्रशासन को करने के लिए क्या करता है। ओके, तो सबसे पहले एक भारत किसी भी देश की राज्य व्यवस्था किस पर निर्भर है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, सुशासन शब्द यहां से पूछा जाता है। सुशासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ने किया, ये चीज याद रखिएगा। ओके, और इसे एक स्मार्ट कहा जाता है। स्मार्ट, स्मार्ट का अर्थ भी जान लीजिएगा। एस फॉर सिंपल, एम फॉर मोरल, ए फॉर अकाउंटेबल जवाबदेही, और आर फॉर रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी, और टी फॉर ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता। हर देश का शासन अर्थात एक अच्छा शासन इन्हीं 5 पॉइंटों पर चलता है, स्मार्ट बन के चलता है। स्मार्ट का अर्थ भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये आपको याद रखना है। ओके, यहां तक सभी को क्लियर? अब हम लोग बढ़ेंगे। शासन का अर्थ क्या होता है? ये केवल शासन या प्रशासन नहीं होता है, बल्कि इनके कुछ उद्देश्य होते हैं। हर एक शासन के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य के तौर पर क्या होते हैं कि हम अपने राज्य को एक वेलफेयर, एक कल्याणकारी राज्य कैसे बना सकते हैं, इस पर
ये इनका उद्देश्य होता है। इनके कुछ लक्ष्य होते हैं कि जनता को हम एकदम पारदर्शिता, मतलब सरकार क्या कर रही है समय-समय पर वो भी जानकारी दें, सरकार की गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए और सरकार जो नीति बना रही है उनके लिए। मतलब क्या होता है गुड गवर्नेंस का मतलब, अब सरकार के अंदर, शासन प्रशासन के अंदर जनता का इन्वॉल्व अधिक होना। ओके, क्लियर? ये चीज आपको याद रखना है। शासन क्षमता यानी वित्तीय संसाधनों एवं बुनियादी ढांचे आदि एवं जवाबदेही यानी प्रशासन के प्रदर्शन एवं प्रभावशीलता के बारे में जानना। ओके, जय श्री कृष्णा करिश्मा। ये याद रखना है। तो शासन क्या है बताइए आप लोग? सरकार या प्रशासन में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी होना। ओके, तो ऐतिहासिक कुछ पृष्ठभूमि देख लेंगे, शासन की जरूरत हमें क्यों पड़ी और क्या रहा, किस किस ने यूज किया। तो बदलते वैश्विक परिदृश्य में लोक प्रशासन में शासन महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि अब सारी समस्याएं समाप्त हो गई थी लोगों की, कि युद्ध क्या है और कौन किसका कॉलोनी है, ये सारी चीजें सब समाप्त हो रही थी धीरे धीरे। तो अब देश को अपने शासन, मतलब एक अपने देश के अंदर रहकर लोगों को कैसे शासन करना चाहिए उसके बारे में चर्चा होने लगी थी। यस करिश्मा, 10 यूनिट स्टार्ट हो चुका है। यस यस, वेरी गुड। तो विश्व बैंक एक नवाचार आ चुका था, है ना, सही से, और विकास होने लगा था। विकास के तौर पर सब सहारा अफ्रीकन सब सहारन अफ्रीकन कंट्री जो है वो ऋण चुकाने में विफल रहे थे। अब ऐसे क्या कारण हैं जिनसे कि सब सहारा कंट्री अर्थात थर्ड वर्ल्ड कंट्री अपना ऋण चुकाने में असफल हैं? सोवियत संघ का पतन हुआ, कई ऐसी समस्याएं हुई, नव उदारवादी सुधार हो रहा है, रोल बैक स्टेट की बढ़ती लोकप्रियता, एनपीएम बहुत समाज एवं समाज के सहयोगी प्रबंधन पर जोर देंगे, बेहतर प्रतिनिधियों एवं सहभागी विकास की बढ़ती मांग। कारण क्या था गुड गवर्नेंस का आना? दक्षिण अफ्रीका के देश उप सब सहारा अर्थात सब सहारन कंट्री ये अपना ऋण चुकाने में विफल हो रहे थे। तो ऐसा क्या कारण था, क्यों हो रहे थे? क्योंकि यहाँ पर जो शासन प्रशासन था वो सही से नहीं हो रहा था। पता नहीं था कि कैसे हम लोग मैनेज करें, कौन टैक्स जमा करेगा, जो हमने बाहर से ऋण लिए हैं उनको हम कैसे चुकाएंगे, कोई एक मेंटेनेंस नहीं था। तो प्रशासन क्या है, एक राज्य के लिए व्यवस्था है, ओके, जो सिस्टमैटिक तरीके से चलती है। सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ भी प्रशासन सही से नहीं चला, कहीं ना कहीं सारे देश अलग अलग हो गए थे, राइट? तो गुड गवर्नेंस विश्व बैंक के अनुसार सुशासन पूर्वानुमान खुले एवं प्रबुद्ध नीति का प्रतीक है, एक नौकरशाही है जो पेशेवर लोकाचार से ओतप्रोत है, जो जनता की भलाई कानून शासन को आगे बढ़ाने में काम करती है। विश्व बैंक ने कहा है कि शासन क्या है, शासन सुशासन क्या है कि ये आपके देश के अनुमान लगा लेते हैं आगे कैसे हमें परफॉर्मेंस करना है। जैसे कि बजट आता है, राइट? तो सरकार हमारी देखती है कि इस बार कितना खर्च हो सकता है और अगली वर्ष हम लोग इतना बजट अलॉट कर देंगे तो इतने में इनके खर्चे चलने लगेंगे। तो सुशासन का काम होता है कि पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि इतना खर्च हो सकता है। ओके, नीति निर्माण में काम करते हैं कि नीति ऐसी होनी चाहिए जनता की और भलाई हम कैसे कर सके, कल्याण कैसे कर सके, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, पारदर्शी प्रक्रिया एवं सार्वजनिक मामलों में भाग लेने वाला एक मजबूत नागरिक समाज। अब जो पब्लिक सिविल सोसाइटी की एक्टिविटीज हैं उनमें भाग लेना, ट्रांसपेरेंट होना, सरकार जो कर रही है उस जनता के सामने करेगी, क्योंकि सरकार से क्या छुपा, जो भी पॉलिसी बनाएगी जनता के लिए बनाएगी और जनता को बताएगी कि हमने समय समय पर ये काम किए हैं और ये हम करने जा रहे हैं, राइट? तो गवर्नमेंट अपना प्रचार भी करती है कि हमारे इस देश से समझौते चल रहे हैं। जब हम लोग गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां देखते हैं क्या,
करंट अफेयर्स पढ़ते हैं कि हमारे भारत देश ने किससे कैसे संबंध रहे हैं और किससे कौन सा समझौता चल रहा है, ये इनकी वेबसाइट पे जाके हम लोग देख सकते हैं, सरकारी गतिविधियां देख सकते हैं। ये क्या है? ये एक पारदर्शिता है। ओके, जैसे सूचना का अधिकार, है ना। इस प्रकार सुशासन के 4 तत्व हैं, 4 एलिमेंट्स पर काम करता है। क्या है? अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी, विकास के लिए कानूनी ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट, नागरिकों को जानकारी, इंफॉर्मेशन ऑफ सिटीजन। विश्व बैंक के गुड गवर्नेंस की तुलना में खराब गवर्नेंस से की है। अब एक अच्छा शासन और एक बुरा शासन, दोनों की तुलना विश्व बैंक ने की है कि एक अच्छा शासन क्या क्या कर सकता है और एक खराब शासन क्या क्या गवा सकता है। तो खराब प्रशासन मनमाना नीति निर्माण करता है, गैर जवाबदेही होता है, गैर लागू एवं अन्यायपूर्ण कानून होते हैं, व्यवस्थाएं कार्यकारी शक्तियों का दुरुपयोग होता है, सार्वजनिक जीवन में असंबद्ध नागरिक समाज होता है और भ्रष्टाचार होता है। लेकिन गुड गवर्नेंस में क्या होता है? गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट 1992 में विश्व बैंक का एक दस्तावेज है जिसमें गवर्नेंस को विकास के लिए किसी देश के आर्थिक एवं सामाजिक संस्थानों के प्रबंधन में जिस तरह से शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे ये लोग प्रभावित करते हैं, उसे प्रकाशित करते हैं कि एक अच्छी जो गवर्नेंस होगा वो पारदर्शिता होगी, जवाबदेही होगी और समय समय पर जो नीतियां बनाई वो कानून जनता की भलाई के लिए बनाई है, भ्रष्टाचार नहीं होगा। ओके, अब सुशासन के संबंध के बारे में कुछ ये लोग बात करते हैं कि देश में राजनीतिक शासन का प्रकार होता है वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से शक्ति का प्रयोग किया जाता है, सरकारी कार्यों का निर्वहन करने के लिए नीतियों को डिजाइन किया जाता है। सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि ये लोग क्या करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं, जनता इसमें पार्टिसिपेट होती है, बस और कुछ याद नहीं करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और शब्द किसने दिया? विश्व बैंक ने सुशासन शब्द दिया। क्लियर। और स्मार्ट का फुल फॉर्म याद रखिएगा। स्मार्ट क्या है भाई? क्लियर है यहाँ तक? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे। अब एक चीज और याद रखिएगा कि सुशासन का मतलब ये तो है नहीं कि कहीं सुशासन ही हमारा मतलब एक सरकारी अच्छी बनाई जाए, उसमें सामाजिक आर्थिक है ना एवं प्रशासनिक रूप से भी है। पहले आर्थिक रूप से कौन होता था? एक कॉरपोरेट्स घराने होते थे, जो बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, उनमें पैसा होता था, उनके अनुसार सब चीजें चलती थी, इसीलिए कई देश पीछे रहते थे। आज यस करिश्मा, स्मार्ट का अच्छा सभी लोग आ गए। स्मार्ट का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, एंड ट्रांसपेरेंसी। ओके, नोट कर लीजिएगा। तो पहले क्या होता था, देश अपना ऋण क्यों नहीं चुका पाते थे? क्योंकि बड़ी बड़ी फैमिलियां होती थी, वो अपने पास पैसा रखे रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सारी चीजें एक सिस्टमैटिक तरीके से चलती हैं। ओके, चल, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी 1997 1997 इस सुशासन की 8 महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रदान करता है, बताता है कि सुशासन में क्या होता है। ये चीज याद रखिएगा। भागीदारी अर्थात जनता की भागीदारी होता है, और भागीदारी होने के लिए, पार्टिसिपेशन होने के लिए एक सरल तरीके होते हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, एकदम सिंपल है कि भाई आइए और भागीदार बनिए। जैसे कि
किसमें? नीति निर्माण में भागीदार बनते हैं। आज अगर देखा जाए राज्यसभा में हर क्षेत्र से अलग अलग एक विशिष्ट व्यक्ति को लिया जाता है जो उस क्षेत्र में निपुण हो और बहुत अच्छा निपुण हो, तो उसको लेते हैं, यही भागीदारी होती है। ओके, अगला और जनता की भी भागीदारी होती है। जवाबदेही, ये प्रॉपर अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेही रहती है जनता के प्रति। प्रगतिशील मतलब एक प्रगति करते रहते हैं ये लोग। ओके, ये नहीं कि एक बार विकास हो गया फिर शांत रहे, प्रगति करते रहते हैं। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ होता है। आम सहमति उन्मुख, सभी की सहमति होगी, जैसा कि मैंने आपको पवेड में बताया था। ये नहीं कि जो उच्च अधिकारी होगा उसी की सहमति होगी, चाहे फिर उससे नीचे रैंक के व्यक्ति को पसंद ना हो और फिर चाहे वो गलत हो। तो इसलिए रखी जाती है सबकी सहमति, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतने ज़्यादा विचार होंगे, और उतने ज़्यादा विचार होंगे तो ज़्यादा चीज़ें तार्किक रूप से अच्छी होंगी। ओके, अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में डिसीजन लेने का अंतिम निर्णय दे दिया जाए डिसीजन लेने के लिए, तो वो अधिकतर अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगा, इसीलिए सभी को लिया जाता है उसमें, ताकि क्या हो कि सभी के हित में अर्थात जनता के हित में बात हो। पारदर्शिता, प्रभावशील एवं कुशल, न्याय संगत एवं समावेशी। तो पारदर्शिता, ये तो आप जानते हैं, ट्रांसपेरेंट की गवर्नमेंट क्या कर रही है, सरकारी वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं। आज की डेट में करंट अफेयर्स यही। ओके, तो भारत में सुशासन की पहल कब हुई और क्या क्या हुआ सुशासन से, देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, है ना, जिससे कि ये सुशासन की एक इनिशिएटिव होते हैं, पहल होती हैं कि जनता को हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सरल एक सरकार में इन्वॉल्व कर सकें, बहुत सरल तरीके से उसे भी समझा सकें कि शासन सुशासन कैसे होता है। ओके, और समाज जनता के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन, ये आई होप आप सभी लोग जानते हैं, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। ओके, ई गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, इसका मतलब होता है सरकार कम होगी, गवर्नेंस ज़्यादा होगा, मतलब शासन ज़्यादा, प्रशासन ज़्यादा। ओके, व्यापार करने में आसानी, पहले व्यापार करने के लिए क्या होता था कि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, अब इजी टू डूइंग बिजनेस के एक दो रजिस्ट्रेशन है, जल्दी से जल्दी हो ही जाते हैं और फिर अपना व्यापार स्टार्ट कीजिए। राइट, अगला विकेंद्रीकरण, 73 एवं 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा एक डिसेंट्रलाइजेशन लाया गया है, जिसमें क्या होता है, गांव स्तर, ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर राजनीति, जिससे कि क्या हम एक जमीनी स्तर पर भी विकास कर सकें, वहां भी लोगों की बात सुने और वहां उन्हें प्रॉपर मदद करें। राइट, नीति आयोग बनता है, सुशासन सूचकांक हमारे यहाँ 25 दिसंबर 2019 को स्टार्ट होता है, लॉन्च होता है, और सुशासन दिवस 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। नागरिक चार्टर, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सारे सुशासन में ही आते हैं। अब आता है नागरिक समाज की व्यक्तियों की भूमिका क्या है। तो समाज के ये तीसरे क्षेत्र के रूप में रेफरी है, अर्थात जैसे फुटबॉल का मैच होता है, रेफरी होता है, सेम वैसा ही कि ये समाज में और सरकार के बीच में एक क्या करते हैं, जो सिविल सोसाइटी है, एक सामंजस्य लाते हैं। ओके, जनता के साझा हितों व मूल्यों, उद्देश्यों के एवं व्यवहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार और वाणिज्यिक अर्थात लाभकारी अभिनेताओं से अलग हैं ये, मतलब इन्हें किसी लाभ से मतलब नहीं है, ये सरकार सिर्फ अपने हित के बारे में बात करते हैं। ओके, इनमें दान, इनमें जो इंक्लूड है चैरिटीज हैं, डेवलपमेंट एनजीओ हैं, सामुदायिक समूह हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स, महिला संगठन, विश्वास आधारित संगठन, पेशेवर संघ, ट्रेड यूनियन, सामाजिक आंदोलन, गठबंधन, वकालत करने वाले समूह, ये सब इसमें आते हैं। नागरिक समाज की आवाज़ों को शामिल करना, है ना, कई ऐसे एनजीओ हैं। गुड्डू, रेफरी नहीं जानते हो, फुटबॉल मैच में होता है, ये मान लीजिएगा, ये जनता के बारे में बातें जो होती हैं पूरी जनता की, क्योंकि जनता का हर एक व्यक्ति तो जा नहीं सकता है, तो जो जैसे एनजीओज हैं, चैरिटीज हैं, महिला संगठन हैं, ये रेफरी का काम करते हैं कि ये सबका बात लेके
सरकार में जाएंगे और सरकार के पास शामिल होंगे और सरकार से समस्याएं बताएंगे, वो सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर। तो कभी कभी कई ऐसे एनजीओ हैं जैसे गूंज है ना, महिलाओं के कई संगठन हैं, हाँ मेडिएटर भी बोल सकते हैं जो है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिएगा जहाँ कहीं भी जैसे मजदूरों का शोषण होता है तो कोई भी एनजीओ बात उठाता है, पीआईएल दायर कर देता है, जनहित याचिका करता है जो जनता के हित में। ओके, वे बेहतर जागरूकता एवं अधिक सूचित नागरिक वर्ग की सुविधा प्रदान करते हैं जो मतदान के बेहतर विकल्प चुनते हैं और राजनीति में भाग लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है जब चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, तो क्या होता है उस समय एक तो निर्वाचन आयोग भी जागरूकता अभियान चलाता है और कई एनजीओ भी चलाते हैं। हो सकता है आपके स्कूल में भी एक रैली निकाली जाती होगी मतदान के समय, है ना, या चुनाव के टाइम पीरियड में एक रैली निकाली जाती होगी जिसमें मतदाता जागरूकता होता है। तो ये एक समाज को जागरूक करना है और समाज को एक उसमें सरकार के बारे में, राजनीति के बारे में थोड़ा पता लगाना है कि कैसे क्या होता है और हमें किसे वोट देना चाहिए, कि भाई जो व्यक्ति अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, है ना, कि भाई जो समझता हो चीजें, सार्वजनिक हित क्या होता है, ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो भ्रष्टाचारी, राइट। क्लियर। चलिए, भारत में नागरिक समाज द्वारा योगदान क्या क्या होते हैं। नागरिक समाज ने जनहित याचिकाओं के द्वारा, जनहित याचिका की पीआईएल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें उन लोगों के लिए दायर की जाती है जो अपने न्याय मांगने की दशा में ना हो। ओके, सामाजिक आंदोलन मीडिया की मदद से पैरवी ना के माध्यम से समय समय पर सरकारी फैसलों को प्रभावित करते हैं, जैसे चिपको आंदोलन पेड़ों के बचाने से संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर एवं बाबा आमटे 1991 में इन्होंने बहुत योगदान दिया इसमें, राइट। ई गवर्नेंस क्या होता है, देखिए सोनिया, पहले हमारे पास गवर्नेंस था, अब ई गवर्नेंस एक तो ऑनलाइन हो गया, ठीक है, और गवर्नेंस ई गवर्नेंस में कुछ अंतर नहीं है। ई गवर्नेंस पहले इतना पारदर्शी, सॉरी, गवर्नेंस पहले इतना पारदर्शी नहीं था, अब ई गवर्नेंस पारदर्शी हो गया जो ऑनलाइन हम लोग सब देख लेते हैं। पहले हम लोग अपने आय जाति निवास प्रमाण पत्र ये होते हैं, इनकम डोमिशियल एवं कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपकी, तो वो हम लोग कहाँ बनवाते थे, तहसील जाते थे, कहीं और कहीं उनका वो नहीं था केंद्र, राइट, हमको सीधा जाना पड़ेगा तहसील और वहां कितना पैसा लगता था, 200 रुपए 300 रुपए लगता था। आज क्या है, आप घर बैठे भी ऑनलाइन कर सकते हैं, किसी भी जन सुविधा केंद्र पर भी जा सकते हैं। ये है ई गवर्नेंस, आदि हमारी समस्याओं का समाधान ऑनलाइन है। ये क्या है, ई गवर्नेंस। और जो पहले गवर्नेंस था वो ओनली गवर्नेंस था, आज डिजिटल है सब कुछ। आज अगर आपको कोई भी एफआईआर करना हो, मोबाइल की एफआईआर करना हो तो ऑनलाइन कर लीजिए घर बैठे, है ना। आज देखिए जब सुविधाएं सब हो जाती हैं, एक चीज समझ लीजिएगा कि सर गुड गवर्नेंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके घर में या किसी भी राज्य में सारी सुविधाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, सब कुछ सही हो चुका है, वहां सरकार भी चल रही है, लोकतंत्र भी चल रहा है, वहां सड़क भी बन चुकी है, सब हो चुका है। अब जब ये सारी चीजें हो चुकी हैं तो क्या सरकार खत्म कर दी जाएगी, नहीं करी जाएगी ना। अब सरकार कहेगी कि हम जनता को और चीजें क्या दें। जैसे आपके घर में अगर पेंट हो चुका है तो आप सोचते हैं घर को सजाने के लिए हम लोग होम डिकोर के पास जाएं, राइट, जिससे कि क्या हम घर को सजाने के लिए कुछ गुलदस्ते हैं, कुछ डिजाइन है, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर हैं, ये लगाएं, राइट। कब सोचा ये आपने, कि पहले तो हमारी कलर था, कलर हमारी सारी सुविधाएं प्राप्त हो गई, अब हम उसे अच्छे से अच्छा कैसे बना सकें। ओके, तो ये गुड गवर्नेंस सरकार या प्रशासन को अच्छे से अच्छा कैसे बनाने के लिए काम करता है। ओके, कि जनता को खाने पीने के लिए सब है,
अब हम जनता के लिए और अच्छा काम क्या कर सकते हैं, है ना? ये चीजें हैं। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन दे दिया उन्होंने कि अब आप जो भी आपको सूचना चाहिए आप इस पोर्टल पे जाइए और किसी भी डिपार्टमेंट से लीजिएगा, वो सूचना दी जाएगी जो देने लायक है। ओके, समझ में आया सोनिया? ऐसे ही सूचना का अधिकार राजस्थान में MKSS बाल तस्करी के लिए केला सत्यार्थी जिन्होंने 2014 में मलाला यूसुफ के साथ नोबेल पुरस्कार मिला, LGBT SC ST, है ना? ये सारे आपको याद रखना है, ठीक है? और यहाँ आगे हम और भी आपको आंदोलन के बारे में बताएंगे, मूवमेंट हुए थे उनके बारे में भी बताएंगे और उनके बारे में हमने आपको शायद ग्रुप में भेजा था, उसे देख लीजिएगा। ऐसे ही सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस, है ना? विशाखा एवं राजस्थान राज्य में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न, प्रशासनिक लोकतंत्र सुधार एवं नागरिक स्वतंत्रता के लिए पीपल्स यूनियन गैर सरकारी संगठन। ओके, ये सारी चीजें आप याद रखिए। नोटा सांसदों एवं विधायकों की योग्यता, BVPT वोटर वेरिफिकेशन, वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। अब पहले इस चीज से एक उदाहरण देख लीजिएगा। पहले क्या होता था, पहले पर्ची से वोट डालते थे, राइट? अब जनता को और बिलीव दिलाने के लिए कि सरकार का जो चयन किया है आप लोगों ने ईमानदारी से किया है। पहले क्या होता था, जो बूथ होते थे, मतलब जहां वोट डलता था वहां आपकी मतदान की पेटी सुरक्षित रखी जाती थी और रिजल्ट के टाइम उसे खोला जाता था। तो उसमें तब तक क्या होता था, जो दबंग लोग होते थे वो अपनी पार्टी से संबंधित होते थे और वो जानते थे कि हमें जीतना नहीं है या हम जीत नहीं पा रहे हैं, या मान लीजिएगा पहले जो गवर्नमेंट थी तो वही अपनी दबंगाई दिखा के उन पेटियों में स्याही डाल देती थी, जिससे कि सारी पर्चियां गंदी हो जाती थी और उसे फिर से जीता हुआ घोषित करा देते थे, है ना? जो बूथ स्थल होते हैं उन पर वो मतलब एक दबंगई दिखाना, उसके भी लिए कानून बने हैं, है ना? जैसे कि ये अधिकतर BSP की जब गवर्नमेंट थी उस समय बहुत होता था कि बूथों में जो बूथ होते थे, मतदान पेटी होती थी, उनमें स्याही डाल दी जाती थी। अब ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये जनता को सही एक साफ सुथरा दिखाने के लिए कि अब ये सारी चीजें नहीं है। अब आप अपना वोट देखिएगा कि आपने कहाँ डाला है। एक जब हम लोग वोट डालते हैं तो एक पर्ची आती है सामने, तो हम लोग बटन क्लिक कर देते हैं और उसके बाद पर्ची आ जाती है कि हमने किस पर डाला है, मतलब चुनाव चिन्ह आ जाता है, राइट? है ना? किस किसने वोट डाला है? चलिए, सभी ने डाला हुआ है ना? तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइएगा, और नहीं है तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, यस, वेरी गुड। तो फिर देखा ही होगा आप सबने, है ना? चलिए, ओके, वेरी गुड। अब हम लोग अगला टॉपिक जो है उसकी ओर बढ़ते हैं। पब्लिक पॉलिसी स्टेज एंड प्रोसेस, सार्वजनिक नीति चरण एवं क्रिया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पब्लिक पॉलिसी क्या है? एक राष्ट्र की सरकार द्वारा अपने नागरिकों की जरूरतों एवं हितों को संतुष्ट करने के लिए या पूरा करने के लिए तैयार की जाती है एवं जिस जिसके माध्यम से सरकार जनता एवं समाज के प्रति सही मायने में लोकतांत्रिक एवं प्रतिनिधि बनी रहती है। यदि नीति विफल होती है तो सरकार विफल हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा सरकार कब विफल हो जाती है? अगर दोबारा मोदी जी आए हैं सत्ता में
तो कुछ कारण होगा। क्या कारण है? कि उन्होंने जो नीतियां बनाई थी वो सारी सफल हुई। उन्होंने जो टारगेट तय किए थे वो सारे अचीव भी किए थे। ओके, तो इसीलिए हमें इनसे क्या मिलता है कि भाई इन्होंने जो पॉलिसियां बनाई वो फेल नहीं हुई, सफल रही, इसलिए गवर्नमेंट भी सफल है। तो ऐसे ही हम लोग पता लगा लेते हैं। कभी कभी जब आप लोग रिसर्च करेंगे तो उसमें आप पता लगा लेंगे। कैसे? आप लोग जब सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं तो क्या करते हैं कि सरकार की क्या क्या पॉलिसियां नहीं और क्या क्या सफल नहीं, इसका अध्ययन करते हैं और इसी पर रिसर्च करते हैं। ओके, और पिछली गवर्नमेंट से तुलना करते हैं कि इन्होंने जो जो पॉलिसियां लाए थे वो कितनी विफल या सफल रही, इसीलिए पीछे हट जाते हैं। राइट, यही है रहता है इसमें। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है सरकार के लिए? पॉलिसी। और पॉलिसी पर चिंतन मनन करके उसे अप्लाई करना ही क्या होता है? सरकार के लिए आगे के दरवाजे खुलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि किसान आंदोलन जो हो रहा था उसके लिए पॉलिसी क्या बनी थी किसानों के लिए? कि भाई आप भारत में कहीं भी बेचें, हम एमएसपी निर्धारित नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, उसके कारण भी बताया उन्होंने, तर्क भी दिए थे, लेकिन ठीक है माना। लेकिन समय नहीं था उस पॉलिसी का कि उसे अप्लाई किया जा सके। चीज़ें क्या होती हैं कभी कभी समय पर भी डिपेंड होती हैं। और हुआ क्या कि आंदोलन बहुत बड़ा और सरकार को पीछे हटना पड़ा। अगर उस समय सरकार पीछे नहीं हटती तो क्या होता? वो पॉलिसी इतना इफेक्ट करती कि सरकार अगली बार शासन में हो सकता है कि नहीं आती। राइट, तो ये भी चीजें सरकार को समय समय पर जाननी होती। समकालीन सार्वजनिक नीति और नीति विश्लेषण में विशेष रूप से एक अमेरिकी और 20वीं सदी का स्वाद है कि भाई अमेरिका से भी हम लोग कुछ नीतियों में लेते हैं और 20वीं सेंचुरी को भी देखते हैं कि भाई कहाँ से क्या लिया जाए और कैसे किया जाए। हेरोल्ड लॉसवेल की एक प्रमुख बुक है साइकोलॉजिकल साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, जो 1948 में, और ये 1930 में। और है एक द पॉलिसी ओरिएंटेशन, द पॉलिसी साइंसेज, है ना, डैनियल लर्नर के साथ यह संस्थापित की गई हैं ये दोनों बुक। ओके, तो अधिकतर पब्लिक पॉलिसी से संबंधित जो थिंकर हैं वो हेरोल्ड लॉसवेल हैं, इनको याद रखिएगा। ओके, आगे आते हैं। अब पब्लिक पॉलिसी क्या है? कभी कभी आप लोग कहते हैं कि सर व्हाट इज दिस पब्लिक पॉलिसी? तो पब्लिक और पॉलिसी से मिलकर बना है। पब्लिक पॉलिसी जो है वो पब्लिक और पॉलिसी से मिलकर बना है, जो जनता के हितों की सेवा के लिए राज्य सरकार एवं लोक प्रशासन द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों एवं कार्यों की एक श्रृंखला है। इसे विशुद्ध रूप से सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण के लिए किया जाता है। जो पब्लिक पॉलिसी है, जो सार्वजनिक वस्तु है जनता के लिए बांटना, जनता को देना और जनता की भलाई करना, वही पब्लिक पॉलिसी है। मतलब जनता के हित के लिए काम करना। ओके, अब पब्लिक पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी तो अलग अलग है। ओके, अब समझ में आया कि पब्लिक पॉलिसी क्या है और फॉरेन पॉलिसी क्या है? फॉरेन पॉलिसी में राज्य की भलाई के लिए काम किए जाते हैं। ओके, फॉरेन पॉलिसी में क्या किया जाता है? राज्य की भलाई के लिए या राष्ट्र की भलाई के लिए। और पब्लिक पॉलिसी में जनता की भलाई के लिए। ओके, आ गया समझ में? ये जनता और राज्य। क्लियर? यहां तक क्लियर? चलिए, ओके, वेरी गुड। अब
विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। उद्देश्यपूर्ण या लक्ष्य उन्मुख कार्रवाई, मतलब इनके उद्देश्य होते हैं और लक्ष्य होते हैं, उनको अचीव करते हैं। हितों की सेवा के लिए राज्य द्वारा अपनाया गया, सभी के हित के बारे में वो काम करते हैं और उनकी सेवाएं करते हैं। प्रकृति में ये पॉजिटिव होते हैं और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि कभी कभी देखा जाता है लॉन्ग टर्म पर अगर फायदा होता है, मतलब जनता के लिए भलाई होती है। कभी कभी जैसे मोदी जी कोई डिसीजन लेते हैं, जनता को तुरंत में लगता है कि ये गलत होगा, लेकिन भविष्य में जब लिए जाते हैं डिसीजन, भविष्य को देखकर लेते हैं गवर्नमेंट, तब क्या होता है, प्रेजेंट पे खराब लगते हैं, हम लोग मानते हैं ये नेगेटिव है, लेकिन जब उनके रिजल्ट आने स्टार्ट होते हैं तब हम लोगों को लगता है ये बहुत सही है। राइट? ऐसा ही कानूनी एवं आधिकारिक आधार है ना। टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नियामक, विभाजित, पुनर्वितरण, पूंजीकरण एवं नैतिक। तो कई प्रकार की पब्लिक पॉलिसी होती है। रेगुलेटरी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव होती है, कैपिटलाइज्ड होती है, एथिकल होती है। मतलब डिस्ट्रीब्यूट, विभाजित तो कर देंगे, हो सकता है किसी को कम मिला या किसी को ज़्यादा, तो उसके लिए फिर से पुनर्वितरण किया जाता है। ओके, ये चीज़ याद रखिए। सार्वजनिक नीति का फंक्शन क्या होते हैं, कार्य कैसे होते हैं, उनको हम लोग जानते हैं। नीति पर्यावरण क्या होता है, राजनीतिक एवं सामाजिक आर्थिक चर होते हैं। नीति के जो पर्यावरण होता है। आधिकारिक प्रतिभागी अर्थात विधायक, कार्यपालिका, प्रशासक एवं न्यायपालिका होते हैं। अनौपचारिक प्रतिभागी हित समूह, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, राजनीतिक दल, सतर्क नागरिक, मीडिया, दबाव समूह, नागरिक समाज, ये अनौपचारिक प्रतिभागी होते हैं, ये फॉर्मल नहीं होते हैं। ओके, ये चीज याद रखिएगा। सार्वजनिक नीति की प्रक्रिया क्या होती है, तो जनताओं की समस्याओं की पहचान और समस्याओं की नीतिगत एजेंडों को रखना कि भाई समस्या के एजेंडे क्या हैं। ओके, बताते हैं आगे, हम क्वेश्चन दिए हैं मैंने जो है, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। जनता की समस्याओं के नीतिगत एजेंडे को रखना कि भाई जनता की समस्या क्या है, उसका एजेंडा क्या है, उसे क्या चाहिए। निपटाने के लिए नीतिगत प्रस्ताव एवं विकल्प तैयार करना, समस्या के साथ क्या समस्या है उसके लिए विकल्प तैयार करना, समाधान के लिए। विकल्पों के सेट में अंतिम नीतिगत निर्णय लेना, और विकल्प का जो सेट बनेगा तो उसमें से जो अंतिम निर्णय होगा अच्छे से अच्छा उसका चयन करना। ओके, नीति क्रियान्वयन, नीतिगत योजनाओं को वास्तविकता में बदलना। इनको वास्तविकता में कैसे बदलेंगे, तो ज्ञान एवं पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी होगी तो उसे पूरा करना, राजनीतिक समर्थन का अभाव, इन वजह से हम लोग वास्तविकता में नहीं बदल पाते हैं। ये कारण वो है कि जो हम लोग नीतियाँ बनाते हैं तो कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? इन कारणों से कि हमारे पास पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं होते हैं और ज्ञान नहीं होता है। राजनीतिक समर्थन कम मिलता है। जनता की भागीदारी, अगर लोक प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारी कोई नीति बनाते हैं जनता के लिए, तो कभी-कभी सरकार समर्थन नहीं करती उस चीज़ का। ओके, कभी-कभी प्रशासन एवं सरकार में भी मतभेद होता रहता है। जनता की भागीदारी या सहयोग का अभाव, कभी-कभी जनता भी सहयोग नहीं करती है, क्योंकि जनता अपना काम करती रहती है। ओके, मजबूत समूहों के पक्ष में नीतियों का राजनीतिकरण, जो मजबूत पक्ष होगा जनता में, जैसे मान लीजिएगा जनता का कोई ग्रुप, जैसे एक किसान समूह संगठन है और एक मजदूर समूह है, तो जो पक्ष मजबूत होगा, जिसमें वोट बैंक ज़्यादा होगा, सरकार का भला होगा, उसके पक्ष में नीतियों का राजनीतिकरण हो जाता है। अब जो नीतियाँ हैं वो सबके हित में आई थी, लेकिन अब नीतियाँ किनके लिए चली आएँगी? अन्य लोगों के लिए, कि भाई इनसे वोट बैंक अच्छा है इनका, इसलिए इनका राजनीतिकरण हो जाता है। सत्ता का केंद्रीकरण एवं पदानुक्रम, नौकरशाही संरचना, लाल फीताशाही है, क्योंकि जो सत्ता का एकीकरण है, जैसे कि मान लीजिएगा जो अंतिम डिसीजन लिया जाता है तो एक उच्च अधिकारी द्वारा मोहर लगाकर उसे फाइनल किया जाता है, लेकिन कभी-कभी वो अपना पावर दिखाता है और उनको रोक लेता है और उन नीतियों का सही से पालन नहीं होने देता है। ओके, इसलिए कई बार विफल हो जाती हैं नीतियाँ। नीतियों का मूल्यांकन कौन करता है? किसी सार्वजनिक नीति की प्रभावशीलता या उसके अनुमानित इरादों या परिणामों का संदर्भ मूल्यांकन। और पब्लिक पॉलिसी ने इंडिया में
भारतीय संसदीय प्रणाली सरकार की गतिविधियों को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद द्वारा किया है। मूल्यांकन जो रहता है मंत्रिपरिषद करती है और कैबिनेट सभी नीतियां बनाती है, उन्हें मंजूरी के लिए संसद भेजती है। ये प्रोसेस है भारत में। लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनने वाली संसद नीति को मंजूरी देने से पहले उस पर चर्चा करती है, जिस पर बहुत सारी चर्चाएं और बहस होती हैं नीतियों पर। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद एक विधेयक या नीति या कानून बन जाता है और नौकरशाही की सहायता से वो कार्यपालिका नीति क्रियान्वयन की मुख्य एजेंसी होती है। तो ये हम लोगों ने प्रोसेस भी देख लिया कि भारत में प्रोसेस कैसे होता है। ओके, सत्र के दौरान संसद में राय व्यक्त करके विधायिका अपनी भूमिका निभाती है। संसद सदस्य विभिन्न सदस्यीय समितियां जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति आदि का हिस्सा बनकर सरकार के निर्णयों को छानबीन करती है एवं विश्लेषण करती है कि सरकार ने कैसे निर्णय लिए हैं। ओके, न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू करती है। पीआईएल द्वारा उन लोगों के लिए एक जनहित याचिका जारी करती है सरकार, वो सॉरी न्यायपालिका स्वयं भी उन पर एक्शन ले सकती है। जैसे लोगों का शोषण हो रहा है और देख लिया या पेपर में पढ़ लिया तो उन पर स्वयं भी निर्णय ले सकती है। ओके, ये भी देख लीजिएगा। कैग है, शोध विद्यार्थी ना, गैर सरकारी संगठन, प्रेशर ग्रुप, मीडिया, ये सारी चीजें हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये रहे आपके सामने क्वेश्चन कि ऐसे पूछे जाते हैं। तो ई गवर्नेंस सुशासन प्राप्त करने का एक साधन है, क्योंकि ऑप्शन में ए, बी, सी, डी। तो आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है ई गवर्नेंस इज अ मीन्स टू अचीव गुड गवर्नेंस बिकॉज इट, ऑप्शन डी देख लेते हैं। और किसी का आंसर, दक्षता और अर्थव्यवस्था में सुधार करता है, नागरिकों के सरकारी इंटरफेस को बढ़ाता है, निर्णय निर्माण में सुधार करता है, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाता है। गुड्डू डी। और कोई? और किसी को पता नहीं है? पूजा, सोनिया, हाँ सोनिया का आ गया। चलिए वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। तो ऑप्शन डी है। ओके, क्योंकि ई गवर्नेंस में ये सारी चीजें सुशासन प्राप्त करने के लिए हैं। जैसे दक्षता एवं अर्थव्यवस्था में सुधार करता है, सरकार के सरकारी इंटरफेस को भी बढ़ाता है, निर्णय निर्माण डिसीजन मेकिंग में भी इम्प्रूव करता है, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी लाता है। ओके, तो ई गवर्नेंस को सूचना, ये आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, इसे आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। डिजी लॉकर जानते हैं आप लोग? डिजी लॉकर क्या है, चलिए बताइए। यूज किया है आपने? डिजी लॉकर यूज किया है आप लोगों ने कि नहीं? यस, इसमें हम लोग अपने डॉक्यूमेंट सेव कर लेते हैं, है ना, ये चीज़ है। ओके, चलिए एक बार चला के देखिएगा इसको भी, अच्छी चीज़ है। इसमें आपकी मार्कशीट भी अपलोड हो जाती है, अपलोड डॉक्यूमेंट भी सेव कर सकते हैं, है ना। निम्नलिखित में से किन आयोग या समितियों ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की है? चलिए, कौन सी समिति है जिसने कमजोर शासन की पहचान की है? ये हमने बताया नहीं, ये आपको पता होना चाहिए वैसे। जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन सी आया। और किसी का?
सी, सभी लोग सी कर रहे हैं, बी है, सेकेंड ARC आया था। ओके, याद रखिएगा, इस बार सभी लोग गलत है। 15 रिपोर्ट सौंपी थी इन्होंने और 12/2/2007 को इसे प्रस्तुत किया गया था। आयोग भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कुछ सुधार भी सुझाता है और ईमानदारी से सेवकों की सुरक्षा के उपाय को सुझाता है। ओके, कौन विकल्प नागरिक समाज की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से नहीं है? कौन विकल्प नागरिक समाज की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से नहीं है? बताइए। आंसर कीजिए। नहीं है पता? सी बी अब मिक्स आ रहा है ना, तो सी है ऑप्शन। ओके, कंपनी एक्ट नहीं है। ओके, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुशासन के मूल तत्व है? ये हमने आपको बताया था। सॉरी, सुशासन के एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? सी आया आंसर जोया का, और किसी का? जल्दी जल्दी कीजिए। सी आ रहा है ना सबका, ए बी डी बता रहे हैं ना, बी है ऑप्शन। ओके, ABCD। पूर्वानुमान नहीं लगाते हैं, बताया था आपको कि सुशासन पूर्वानुमान लगा लेता है कि आगे हमें कितना और खर्च करना पड़ेगा। ओके, ये चीज याद रखिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला है, ई गवर्नेंस है क्या है? चलिए आंसर कीजिए। ई गवर्नेंस, ई शासन है क्या है? ऑप्शन डी, वेरी गुड। अब थोड़ा ध्यान खुला है आप लोगों का, है ना, अब थोड़ी बुद्धि खुली है। बताया था आपको, भ्रष्टाचार कम करना, लागत दक्ष होना, पारदर्शिता, समय की बचत होती है, अनुक्रियात्मक होता है, रिस्पॉन्सिव होता है ना, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस सुशासन प्राप्त करने का एक साधन है क्योंकि यह क्या है? जल्दी दीजिए आंसर। डी आ रहा है। चलिए आंसर देख लेते हैं। वेरी गुड, डी है ना, ये तो बता ही था अभी। दक्षता, अर्थव्यवस्था में सुधार, सरकारी इंटरफेस को बढ़ाता है, निर्णय में सुधार, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, है ना। अगला है, जो मनरेगा के संबंध में गलत है उसे पहचाने। बताइए जल्दी से।
ऑप्शन सी बी है। ओके, पढ़िएगा इसे। पहला चरण 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंत जिले से शुरू हुआ है और जिसमें 300 जिले शामिल थे, ऐसा तो कहीं नहीं है। 130 जिलों तक बढ़ाया गया था दूसरे चरण में। ओके, और अनंतपुर जिले में जो पहला चरण था उसमें 200। ओके, और तीसरे चरण में 295। ओके, कार्यक्रम में निम्नलिखित योजनाओं की व्यवस्था कीजिए। पहले कौन सी योजना आई, फिर कौन सी, फिर कौन सी। ओके, चलिए आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन आया है आपका, ये सारे PYQ है। प्रधानमंत्री कौशल योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत, दीनदयाल अंत्योदय योजना, कौन कौन सी आई है पहले? ऑप्शन सी देख लेते हैं, ऑप्शन डी है। ओके, याद करिएगा। पहले दीनदयाल, उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल योजना, फिर आयुष्मान भारत। ओके, जोसेफ ए लोहोई के अनुसार कौन सा विकल्प एक प्रकार का नीति मूल्यांकन नहीं है? ये आपको पता नहीं होगा। नीति मूल्यांकन कौन नहीं है? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, इसे पढ़ लीजिएगा। इन्होंने बताए किस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के नीति मूल्यांकन है, कौन कौन से, इसे देख लीजिएगा। ओके, परियोजना निगरानी, कार्यक्रम रणनीति स्ट्रेटेजी एवं कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन, ये 3 प्रकार के उन्होंने बताए। निम्नलिखित में कौन सा नीति मूल्यांकन का तरीका है? तो ये चीजें याद रखिएगा, उपरोक्त सभी हैं। और नीति, लागत, लाभ विश्लेषण, कार्यक्रम, योजना एवं बजट, प्रणाली, प्रयोगात्मक विधि, ये सारे क्या है? नीति मूल्यांकन का तरीका है कि उसमें कितनी लागत आ रही है ना। जब हम लोग कोई एक पॉलिसी का इवैल्यूएशन करेंगे तो उसमें हम लागत देखेंगे, कार्यक्रम, योजना की बजट प्रणाली देखेंगे और इसका प्रयोग कैसे हो रहा है वो भी देखेंगे। ओके, निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्माण से संबंध है या कौन सा संबंधित है? तो नीति निर्माण कौन बनाता है? तो ये चीजें आपको याद रखनी, प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग, मंत्रिमंडल, सचिवालय, ये सब। ओके, यहाँ तक सभी को याद रखना है। अब यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से सेशन समाप्त है। थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। अब हम लोग कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे। ओके, कल 2 दिन और चलेगी ये क्लास और उसके बाद हमारा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, इवनिंग क्लास नहीं होगी, इवनिंग क्लास नहीं होगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट तो नहीं है? अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। क्या गुड्डू, क्या बोलते हैं भाई? गुड्डू, जिस दिन मुझे इवनिंग में वो करनी थी क्योंकि सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। और इवनिंग में क्लास का मतलब ये है, अगर पहली क्लास में हम लोगों का सिलेबस नहीं होता है, क्योंकि आगे हम लोगों को 2 लेनी और ये 2 टॉपिक इतने हैं कि बाय चांस ठीक है आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, बाकी स्टूडेंट को भी देखकर हमें चलना पड़ता है।
ठीक है, तो 2 टॉपिक एक पूरे दिन के लिए बहुत है। ठीक है, अभी इसके बारे में मूवमेंट के बारे में आप लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे वो तो देखेंगे ही कि नहीं देखेंगे वो नेट पर। इतना तो समझदार हो गुड्डू, है ना? ऐसे नहीं कहा जाता कि सर आप बोलते हैं कभी होगी कभी नहीं होगी। ओके, मोस्ट वेलकम। चलो, तो मॉर्निंग मिलेंगे हम लोग सुबह 8 बजे। तो अब क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? सुबह 8 बजे ही। ओके, मैंने आपको जैसे कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 AM जो सुबह 7 बजे है, कुछ ही दिन रहेगा, फिर नहीं रहेगा। ओके, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच्ड। ओके, बाय।